नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे हम बातें कर रहे थे 18th सेंचुरी इन इंडिया, माने कि 18वीं शताब्दी का भारत क्या था, क्या उसका सिनेरियो था जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबल कर रही थी या संघर्ष में फंसी हुई थी। तो भारत में किन किन शक्तियों का दौर था उसके बारे में हम बातें करेंगे। देखिए, जो भारत में जो पावर्स थी तो अलग अलग जगह अलग अलग पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में। जैसे बंगाल सल्तनत थी, ठीक है, और हैदराबाद, मराठास, ये जो है ना अपने आप में एक पावर्स थी। उधर साउथ में जाए तो त्रावणकोर अपने आप में एक पावर थी, ठीक है। मैसूर जो था, हैदर अली वाला मैसूर, जहाँ पे वडियार वंश का शासन था, तो वो एक अलग पावर्स थी। तो ऐसे ही हम इस सीरीज में हम एक एक करके जितनी भी हमारी जो शक्तियां हैं या जितनी भी डायनेस्टीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने इसमें पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आपको मराठा एम्पायर के बारे में। तो मराठा एम्पायर को जो एस्टेब्लिश करने का कार्य किया था वो मैंने बताया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने किया था, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद संभाजी के बारे में हमने डिस्कस किया था, फिर राजा राम जो थे उनके बारे में डिस्कस किया था। अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं आपके शिवाजी सेकंड, ठीक है। जो शिवाजी सेकंड हैं आपके, अब चलते हैं हम शिवाजी सेकंड या शिवाजी द्वितीय जिनको हम बोलते हैं, शिवाजी द्वितीय, ठीक है। इनका अगर हम बात करें शिवाजी द्वितीय का, ये जो हैं आपके राजा राम जो थे उनके पुत्र थे, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो 1700 एडी से स्टार्ट होता है, यानी 1700 एडी से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 1707 यानी 707 एडी तक ये इनका कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो इनके जो फादर हैं, फादर शिवाजी जो सेकंड है द्वितीय, ये एक्चुअली इनके जो फादर हैं वो राजा राम फर्स्ट हैं। कौन है? राजा राम फर्स्ट। और राजा राम फर्स्ट इनके फादर हैं और इनकी जो मदर हैं उनका नाम था ताराबाई। ताराबाई, ठीक है। तो ये जो ताराबाई हैं, एक्चुअली जो शिवाजी द्वितीय है ये बहुत ही माइनर एज यानी अल्पायु थे, तो इसलिए इनको जो संरक्षण था वो महारानी ताराबाई का था। जो वास्तविक जो शासन था वो महारानी जो ताराबाई हैं वो चला रही थी, एक्टिंग एज ए रिजेंट ऑफ शिवाजी सेकंड, यानी शिवाजी सेकंड के संरक्षक के तौर पे इन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया, ठीक है। तो ताराबाई के जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, उसमें जो मराठा एम्पायर्स हैं उनका संघर्ष विधिवत पहले की तरह जारी रहा। और इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले पन्हाला जो फोर्ट है, ठीक है, पन्हाला फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, पन्हाला फोर्ट को ऑक्युपाइड किया। उसके बाद पन्हाला फोर्ट के बाद इन्होंने जो है जो सिंगड़ फोर्ट है, सिंगड़ फोर्ट, और देन इन्होंने सिंगड़ फोर्ट के बाद सूरत और देन भड़ोच, ठीक है, इन फोर्ट को इन्होंने जो है सभी को इनके टेन्योर में ऑक्युपाइड किया, ठीक है। इनकी जो सिचुएशन थी उस स्थिति को जो है मजबूत, इस सिचुएशन जो है मजबूत होती रही, धीरे धीरे जो है ये इमर्ज कर रहे थे मराठा एम्पायर को। तो हुआ क्या कि ये बात जो है मुगल्स को स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके बाद जो साहूजी फर्स्ट हैं, साहूजी फर्स्ट को कैद से रिहा कर दिया, यानी उन्हें जेल से बाहर छोड़ दिया। उसके पीछे एक कहानी है, वो छोटी सी कहानी क्या है उसके लिए हम साहूजी फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली ये जो साहूजी फर्स्ट हैं, ठीक है, साहूजी फर्स्ट, इनका मैं कार्यकाल लिख देता हूं, 1707 से 1749 तक माना जाता है। साहूजी फर्स्ट की स्टोरी ये है कि इससे पहले एक बैटल ऑफ रायगढ़ हुआ था, बैटल ऑफ रायगढ़,
ठीक है। और बैटल ऑफ रायगढ़ जो है किस किस के बीच हुआ था, उसमें एक साइड से मुगल्स थे और दूसरी साइड जो है आपके मराठा थे, और इसमें जो है मराठा क्या हो गए, डिफीट हुए थे मुगल से। ठीक है, तो इस टाइम जो साहूजी फर्स्ट हैं आपके ये वाले, ठीक है, इनकी जो एज थी साहूजी फर्स्ट की, इनकी जो एज थी केवल जो है 7 वर्ष थी। इनकी माताजी के साथ में, माताजी जो येशुबाई थी, इनको भी जो है कैद कर लिया गया था मुगलों के द्वारा। तो जब ये बैटल ऑफ रायगढ़ हुआ तो 7 ईयर्स ओल्ड थे आपके साहूजी, और इन्हीं के साथ जो था इनके जो मदर है येशुबाई, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था और एज ए प्रिजनर इनको रखा गया। ये आपको ध्यान रखना है, एज ए प्रिजनर इनको रखा गया। तो हुआ क्या कि यहां तक आते आते जो है जो आपके शाहूजी हैं, शाहूजी फर्स्ट, सॉरी साहूजी फर्स्ट, ये जो है ना ये अब यंग हो चुके थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इनको ताराबाई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ताराबाई का जो शासन है, इनको काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि शाहूजी फर्स्ट को जेल से रिहा कर दिया। अब शाहूजी फर्स्ट के बारे में हम बातें करेंगे। जो आपके शाहूजी फर्स्ट हैं, ये जेल में जो इनका जो पालन पोषण था, इनको अलग रखा गया था इनकी माताजी से। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब शाहूजी फर्स्ट के बारे में। शाहूजी फर्स्ट जब 7 वर्ष के थे तो इनका जो अपब्रिंगिंग्स हुई है वो जो है ना मुगलिया जो तौर तरीके हैं उनके हिसाब से हुई है। जैसे महाराजा अकबर की जो राजपूताना तौर तरीके से अपब्रिंगिंग्स हुई थी, ऐसे ही इनकी अपब्रिंगिंग्स होती हैं। ठीक है, यानी इनका पालन पोषण जो होता है वो ठीक है मुगलिया कल्चर के हिसाब से होता है। चलो अब हम बातें करते हैं शाहूजी फर्स्ट के बारे में। शाहूजी फर्स्ट शाहूजी फर्स्ट टेन्योर मैंने बताया था इनका 1707 से 1749 तक। ठीक है, तो क्या था कि शाहूजी फर्स्ट का जो पालन पोषण है, औरंगजेब की जो बेटी थी, जो औरंगजेब मुगल बादशाह थे, उनकी बेटी थी जीनत उल निसा, तो इन्होंने शाहूजी का पालन पोषण किया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि शाहूजी महाराज का पालन पोषण किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि जीनत उल निसा ने शाहूजी महाराज का पालन पोषण किया था। तो इनका नाम था जीनत उल निसा। ठीक है, और ये जीनत उल निसा कौन थी, ये डॉटर ऑफ किंग औरंगजेब। लिख देता हूं मुगल किंग औरंगजेब। ठीक है, तो ये औरंगजेब की पुत्री थी और इन्होंने क्या किया था, इनका पालन पोषण किया था। यानी पूरी जो अपब्रिंगिंग्स है इनके शाहूजी महाराज की, वो किसने की थी, जीनत उल निसा ने। ठीक है, तो यहीं से क्या होता है कि मुगल और महारानी ताराबाई इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये शाहूजी महाराज को कैद से रिहा कर देते हैं। करते इसीलिए हैं कि ताकि शाहूजी महाराज जो हैं वो ताराबाई को जो है काउंटर करें। ठीक है, अब यहां से जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है उसमें एक साइड में आ जाते हैं शाहूजी और दूसरी तरफ होती है महारानी ताराबाई। स्टार्टिंग में जो है ताराबाई का पलड़ा भारी रहता है क्योंकि शाहूजी तो अकेले हैं, लेकिन क्या होता है कि बाद में जो इनके जो पेशवा होते हैं, ठीक है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ कौन होते हैं, शाहूजी को सपोर्ट मिल जाता है इसका, पेशवा बालाजी विश्वनाथ का, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो जब बालाजी विश्वनाथ का इनको सपोर्ट मिलता है तो इनके बीच जो है खेड़ एक स्थान है जहां पे इनका
युद्ध होता है, यानी उसको कहते हैं बैटल ऑफ खेड़। तो ये ध्यान रखना है आपको, बैटल ऑफ खेड़। ठीक है, तो ये टाइम 1707 ही है आपका। तो बैटल ऑफ खेड़ में क्या होता है कि शाहूजी और महारानी ताराबाई, ठीक है ना, क्वीन जो ताराबाई हैं, इनको महारानी ताराबाई के नाम से जानते हैं हिस्ट्री में। तो इनके बीच जो है संघर्ष होता है और इसमें ताराबाई क्या है, शाहूजी से डिफीट हो जाती हैं, डिफीटेड बाय शाहूजी। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि अब जो नेक्स्ट जो मराठा एम्पायर के किंग होंगे वो आपके शाहूजी होंगे। इनका सूरत में राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन होता है। तो इनका कोरोनेशन कहाँ होता है, सूरत में, सूरत में होता है इनका कोरोनेशन। और अब ये शाहूजी नहीं है, शाहूजी महाराज हैं। ठीक है, शाहूजी महाराज, ठीक है, किंग ऑफ मराठा एम्पायर, किंग ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट जो है आपके किंग जो है वो शाहूजी महाराज हैं। अब शाहूजी महाराज जो है शासन करते हैं। इसके बाद होता क्या है कि इसके बाद जितने भी रूलर होते हैं उनकी वही स्थिति होती है जो औरंगजेब के बाद मुगल्स जो रूलर थे या मुगल्स जो किंग थे उनकी थी। इनके बाद यहाँ क्या होता है कि इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होना प्रारंभ होता है। फिर धीरे धीरे 1749 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 1761 में जो है ना एक फेमस वॉर होती है जिसका नाम है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, समय है 1761। होता क्या है कि ये दौर क्या है कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का दौर होता है और उसको ये डिफीट करने के लिए पानीपत के मैदान में जो है एक युद्ध लड़ते हैं जिसका नाम होता है पानीपत की तीसरी लड़ाई या पानीपत का तीसरा युद्ध। इसमें एक साइड में तो आपके होते हैं अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ मराठा। ये आपको ध्यान रखना है, अहमद शाह अब्दाली और दूसरी साइड को है मराठाज होते हैं। तो इसमें जो मराठाज हैं ये जो है बेचारे डिफीट हो जाते हैं अहमद शाह अब्दाली से। ठीक है, और डिफीट होने के बाद जो है ये फिर इसके बाद क्या होता है कि मराठा एम्पायर जो है इनका कॉन्फ्लिक्ट, अगला जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो फिर सीधा ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो यहां से कहानी अब जो प्रारंभ होती है 75 में इनका होता है एंग्लो मराठा वार। ठीक है, यानी आंग्ल मराठा संघर्ष। अब हम हेडलाइन डाल लेते हैं एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मराठा वार। ठीक है, देखो एंग्लो मराठा वार जो है इसके पीछे कहानी ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मराठा हैं उनके बीच में जो है ट्रीटी होती है। ठीक है, जिसको हम ट्रीटी ऑफ सूरत बोलते हैं। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ सूरत। ये होती है 1775 में। ये किस किस के बीच होती है? इस ट्रीटी में एक तरफ होती है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स या अंग्रेज कुछ भी कहें, ठीक है, और दूसरी तरफ होते हैं मराठा पेशवा रघुनाथ राव। तो ट्रीटी में इनका ये तय होता है कि भाई आपके राज्य आपके पास रहेंगे, आप हमारे स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेंगे और हम आपके स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेंगे और आप शासन करिए, हम आपको कोई परेशानी नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद बावजूद क्या होता है कि ब्रिटिश आर्मी जो है एक दिन सूरत के ऊपर जो है चढ़ाई कर देती है। तो ब्रिटिश जो आर्मी है आपकी रीच ऑन सूरत, ठीक है, सूरत पहुंच जाती है और यही जो है जन्म देता है किसको? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ठीक है, इस ट्रीटी का जो है उल्लंघन हो जाता है। ट्रीटी का जब वोलेशन होता है तो तभी क्या है कि मराठे जंग की शुरुआत कर देते हैं जिसका नाम होता है
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। क्या था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, उसके बारे में अब हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अब हम प्रयास करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। तो अब हम जानेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, जो ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है, जो ट्रीटी मैंने बताई थी 1775 की जो ट्रीटी थी, ठीक है, उस ट्रीटी का जब वोलेशन हुआ तो उसके जस्ट बाद उसका तात्कालिक कारण यह रहा कि जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ, जो 1775 से स्टार्ट हो जाता है। यानी 1775 से स्टार्ट होता है और 1782 तक ये एक क्रम में चलता है। ठीक है, बेलिग्रेंट्स यानी युद्ध को लड़ने वाले कौन कौन थे, तो मैंने बताया है कि युद्ध में एक साइड में कौन थे, एक साइड में थे ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और दूसरी तरफ थे आपके मराठा। अब मराठाओं में कौन थे, ठीक है, तो माधवराव थे एक, तो माधवराव द्वितीय, ठीक है, और फिर महादजी शिंदे या महादजी सिंधिया जिनको बोलते हैं। इनके बीच क्या है कि ये प्रथम एंग्लो मराठा वार प्रारंभ होता है। ठीक है, युद्ध लंबा चलता है, बीच में कुछ ट्रीटीज होती रहती हैं। ठीक है, लेकिन लास्टली क्या होता है कि ब्रिटिश इनको डिफीट कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, डिफीटेड बाय ब्रिटिश आर्मी या ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसी एक सीक्वेंस में, ठीक है, सबसे पहले जो है ना ट्रीटी ऑफ बड़गांव होती है, समय 1782। तो 1782 में क्या होती है, ट्रीटी ऑफ बड़गांव, और इसी के साथ क्या है कि ये वॉर जो है समाप्त हो जाती है, ट्रीटी ऑफ बड़गांव। तो ध्यान रहे, एग्जाम में पूछा जाता है कि बड़गांव की संधि जिसको बोलते हैं कि बड़गांव की संधि किस वर्ष हुई, तो 1782 में। बड़गांव की संधि किन किन के बीच हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों में से कोई भी दे सकता है, माधवराव द्वितीय या महादजी शिंदे या महादजी सिंधिया जिनको हम बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में ट्रीटी ऑफ बड़गांव हुई थी, कब, 1782 में। ठीक है, उसके बाद जो है सॉरी ये हुई थी 1779 में, 1779 में। उसके बाद जो होती है 1782 की फिर एक और ट्रीटी होती है जिसको ट्रीटी ऑफ सालबाई, इसके साथ ये युद्ध समाप्त होता है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, तो इसके साथ क्या है, इस युद्ध का समापन हो जाता है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस संधि के तहत जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हुआ, तो ट्रीटी ऑफ सालबाई है, जिसके तहत ये जो है इनकी कुछ संधियां हुई जिसमें जो है ना ये इसका एंड हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो है ना एक बासीन की संधि जिसको बोलते हैं 1802 में अंग्रेजों और मराठों के बीच होती है, तो उसको बोलते हैं, समय है आपका 1802। 1802 एडी में क्या होती है, ट्रीटी ऑफ बासीन। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हम बासीन की संधि। तो बासीन की संधि में क्या होता है कि बासीन की संधि होने के बाद जो है ये इसका जो है ना वोलेशन कर देते हैं। तो वोलेशन का परिणाम ये होता है कि फिर जो है दूसरा जो है आपका सेकंड एंग्लो मराठा वार प्रारंभ हो जाता है, फिर आता है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो इसका वोलेशन होने से जो है आपका दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ होता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, क्या था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसी क्रम में जो है इनके युद्ध होते हैं। लास्टली क्या है कि मराठा एम्पायर का अंत हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको कंप्लीटली एनेक्स्ड यानी एक्वायर कर लेती है, पूर्ण रूप से मराठा एम्पायर पर कब्जा हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड एंग्लो मराठा वार।
संधि मैंने बताई थी बासिन की संधि 1802 का वॉयलेशन होता है, तो उसके जस्ट देन 1803 में ये प्रारंभ होता है। तो समय इसका क्या है 1803, और 1803 से ये चलता है और ये 1805 तक इसका टेन्योर होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वार का। तो 1803 से 1805 तक ये होता है, ठीक है। अब इसमें होते कौन है, इसमें क्या है कि जो मराठा के जो अलग अलग जो सरदार होते हैं वो एक अपनी एक ज्वाइंट फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा तैयार करते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है युद्ध लड़ते हैं। तो इसमें देखते हैं हम, एक तरफ होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ ऑब्वियसली मराठा, तो मराठा ही होंगे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो तरफ से हैं तो यहां से जो लीडरशिप में होते हैं, लीड करते हैं, होते हैं जेरार्ड लेक, ठीक है। और जेरार्ड लेक के जो साथ होते हैं आर्थर वेलेजली, जो आर्थर वेलेजली और जेरार्ड लेक हैं इस साइड से ये होते हैं, और इस साइड से मेन लीड रोल में जो होते हैं मराठा की तरफ से वो होते हैं दौलतराव सिंधिया। तो इधर से होते हैं आपके दौलतराव सिंधिया, ठीक है। तो दौलतराव जो सिंधिया हैं ये मुख्य किरदार होते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वार के। और इसमें दूसरी तरफ जो होते हैं वो होते हैं इनके साथ जो होते हैं रघुजी भोसले, ठीक है। और रघुजी भोसले के साथ फिर यशवंत राव होते हैं, यशवंत राव, इनका पूरा नाम है यशवंत राव होलकर, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या है कि एक ज्वाइंट फ्रंट तैयार करते हैं, और ज्वाइंट फ्रंट तैयार करके क्या होता है कि ये ज्वाइंट फ्रंट पूरा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से डिफीट हो जाता है। यानी अब तक मैंने जितना हिस्ट्री पढ़ा है कि किसी भी पावर्स ने इनको, ऐसा नहीं हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने डिफीट कर दिया हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी या डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। यानी ये अंग्रेजों द्वारा हार जाते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वार में, ठीक है। तो हार जाते हैं तो इनके साथ जो है एक 30 दिसंबर 1805 को एक संधि होती है जिसका नाम है आपका सुरजी अर्जनगांव की संधि, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच होती है। तो इनके पास फिर जो है एक संधि होती है ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जनगांव, इसको बोलते हैं, एक सेकंड, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जनगांव, ये ध्यान रखना है आपको। सुरजी अर्जनगांव की संधि होती है, किस किस के बीच होती है, ठीक है। एक तरफ तो आपके जो है ये ब्रिटिश होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और उधर से जो लीड रोल में जो होते हैं दौलतराव सिंधिया, इनके बीच ये संधि होती है, आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुरजी अर्जनगांव, ठीक है, इसको शॉर्ट में सर्जियन गांव भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो सुरजी अर्जनगांव या सर्जियन गांव की संधि, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जनगांव किन किन के बीच हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और दौलतराव सिंधिया के बीच ये संधि हुई थी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड एंग्लो मराठा वार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वार, यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हम बात करते हैं। धीरे धीरे क्या है कि इनका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये मराठा जो हैं आपके धीरे धीरे पतन की ओर है, और ये पतन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड एंग्लो मराठा वार, और जो समय है आपका ये चेंज हो जाएगा, ये 1816 से स्टार्ट होगा, 1816 एडी, एडी से 1819 एडी तक का ये माना जाता है आपका क्या थर्ड एंग्लो मराठा वार, यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये मराठा संघर्ष का लास्ट चरण है, और इसमें हम पढ़ते हैं किन किन के बीच हुआ था आपका।
तो पहले हम रीजन समझ लेते हैं कि रीजन है क्या। रीजन ये है कि जो आपके गवर्नर जनरल हेस्टिंग थे, अब यहाँ पे जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं वॉरेन हेस्टिंग। उनकी जो नीतियां हैं वो दमनात्मक नीतियां होती हैं। वो नीतियां क्या है, एक्चुअली जो आपके जो मराठा हैं, ये मराठाओं के पास जो है पिंडारी वर्ग होता है, पिंडारी क्लास, जनजातीय समूह है, ट्राइबल ग्रुप है। वो क्या था कि वो इनका अवैतनिक नॉन सैलरीड सैनिक था जो इनके लिए हमेशा लड़ता था। ठीक है, यानी वो वेतन नहीं लेता था, जहां भी जो है लूट करते थे, लूट का एक जो है निश्चित हिस्सा पिंडारीज को मिल जाता था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि उस ट्राइबल जो ग्रुप पे था ना, उस पे जो है इन्होंने अपना कैंपेन किया, यानी एक दमनात्मक नीति अपनाई। तो उसके बाद क्या है कि मराठे जो हैं भड़क उठे और उन्होंने, उसका परिणाम ये हुआ कि थर्ड एंग्लो मराठा वार यानी तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो मैं इसको लिख देता हूं, रीजन क्या है, तो रीजन है पिंडारीज। पिंडारीज हैं कौन, सबसे पहले यही जानना है। तो ये है नॉन सैलरीड आर्मी पर्सनल ऑफ मराठास, यानी मराठाओं के अवैतनिक सिपाही हैं, ये बिना सैलरी के युद्ध लड़ते हैं। तो पिंडारीज पे क्या हुआ कि पिंडारीज को जो वॉरेन हेस्टिंग है आपके, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनके ऊपर जो है अपनी दमनात्मक नीति, इनको जो है ना दमन करना इनका प्रारंभ किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मराठों ने जो है ना भड़क उठे और जन्म दिया आपको किस चीज का, तीसरा एंग्लो मराठा वार। ठीक है, अब इसमें लड़ाई कौन कौन कर रहे थे, बेलिग्रेंट्स कौन कौन थे, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी आपकी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इसमें एक भारतीय स्टेट भी इसको सपोर्ट कर रही थी, जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो दूसरी स्टेट कौन सी हुई, हैदराबाद स्टेट। ठीक है, एक्चुअली इनमें जो आपस में ना था, जो आपस में जो इनका हैदराबाद है या त्रावणकोर है या है, इनमें आपस में भी जो है ना कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। ठीक है, एक दूसरे को जो है गिराने के लिए कभी कभी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ना कोई स्टेट जो है सपोर्ट करती थी। तो इनका क्या था, इनका सपोर्ट था इनको। ठीक है, और उसके बाद इधर क्या थे, इधर आपके मराठा बिल्कुल अकेले थे, इनके साथ कोई था ही नहीं। और ये मराठा क्या हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें तो ये वैसे ही डिफीट हो जाएंगे। तो ये क्या हुए, यहाँ पे डिफीट हुए, डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो ये यहां से डिफीट हो जाते हैं। फिर आपकी एक संधि होती है जो हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि मानी जाती है, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पुणे। तो यहां से इसका रिजल्ट ये होता है कि इनकी होती है ट्रीटी ऑफ पुणे 1818। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुणे में क्या होता है कि इनका कंप्लीटली इनको अबोलिश कर दिया जाता है, इनका अंत हो जाता है। ठीक है, पेशवा का जो पद है उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे रिजल्ट ये रहता है कि जो मराठा हैं आपके, इनका कंप्लीटली अंत हो जाता है। इसके साथ ही पेशवा का जो पद है उसको भी ये अबोलिश कर देते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं। अब कोई पेशवा नहीं रहेगा और सीधा जो नियंत्रण है मराठाओं का वो अपने अंडर ये कर लेते हैं जो ब्रिटिशर्स हैं। और लास्ट जो पेशवा हैं आपके बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड। ठीक है, तो बाजीराव सेकंड को क्या करते हैं कि ये अपना पेंशनर बना लेते हैं। और पेंशनर बना के जो है नाम के पेशवा रह जाते हैं। यहाँ पे जो है आपका मराठा एम्पायर समाप्त हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे मराठा एम्पायर पर कब्जा कर लेती है, पूरे को कंक्वायर करके रख लेती है। तो ये थी कहानी 18th सेंचुरी में मराठाओं की। अब मराठा अब यहाँ तक आते आते बिल्कुल एंड हो जाते हैं। तो ध्यान रहे कि मराठाओं का जो एम्पायर है 1818 में बिल्कुल कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। तो लास्ट जो इनका अंतिम वर्ष है वो 1818, 1818 आपको ध्यान रखना है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे हैदराबाद स्टेट की, जो ये कहीं कहीं समर्थन करते हैं। अब इनकी बारी है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं एक एक करके जितने भी आपके स्टेट या डायनेस्टीज हैं सभी का अंत करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, शाम दाम दंड भेद सभी तरीके अपनाते हैं।
कहीं कूटनीति अपनाते हैं, कहीं ये जो है लैप्स कर देते हैं। तो ये है कहानी ब्रिटिशर्स की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।